अस्सलाम वालेकुम जी। एक ठंडी और दिसंबर की शाम को आपको खुशामदीद। जो लोग यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं उनकी बड़ी हिम्मत है कि शादियों और सर्दियों से बच के और वो इस्लामाबाद की ट्रैफ़िक। और इस्लामाबाद की ट्रैफ़िक से बच के इधर आए हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं आयशा सरवरी और ये बहुत ही वेलकम और फ्रेश चेंज है क्योंकि एक तो 2 मर्दों से अब हम जेंडर बैलेंस की तरफ आ गए हैं फाइनली। और दूसरा ये कि हम वो किताबें जो शकील थीं, समझी जाती हैं लेकिन ज़रूरी भी, वो डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम फ़िक्शन डिस्कस करेंगे और आयशा जो हैं, वो बताती लोगों को कम हैं, पता भी नहीं चलने देती कि ये कितनी ज़्यादा पढ़ी-लिखी हैं और ये अपने इर्द-गिर्द जो लोग होते हैं, उनको मौका देती हैं कि वो अपने आप को शो ऑफ करें। मगर एक सेंसिटिव और एक बहुत ही लर्नड सोल हैं। उसके अलावा कॉर्पोरेट में बहुत अहम काम कर रही हैं, वुमेन एडवांसमेंट पे इनका बड़ा काम है। फेमिनिज़्म के मुख्तलिफ जो एंडेवर्स हैं और जो टारगेट्स हैं, उन पे इंटरेस्टेड रहती हैं और जनरली एक सोचने वाला दिमाग है। थैंक यू वेरी मच आयशा। उमर, इतनी तारीफ़ के बाद मुझे लग रहा है मैं वो बन जाऊँ जो आप कह रहे हैं मैं आप वो हैं हूँ। लेकिन ये के साथ मॉडेस्ट भी हैं। थैंक यू सो तो मच। आयशा की एक और ये तारुफ़ ये भी है कि इन्होंने 1-2 बहुत ही बल्कि ज़्यादा लेकिन जो 1-2 बहुत ही मकबूल और बड़े शानदार मज़मून लिखे व्हिच वर पर्सनल एसे और उनको देखकर फिर कुछ लोगों ने इनसे राब्ता किया और अभी इनकी एक किताब आने वाली है। हुँ, और वो किताब इनका पर्सनल जर्नी है लाइफ़ के जो जो भी चैलेंजेस हैं जो लाइफ थ्रो करती है उसके बारे में। और इस किताब में भी उन थीम्स का तज़किरा है जो आप हुँ, एक्सप्लोर कर रही हैं। बिल्कुल। तो मैं बस शुरू करूँगा लेकिन मैं सबसे पहले ये बात करूँगा कि जनरली हमारे यहाँ वैसी किताबें कम पढ़ी जाती हैं। फिर उसके बाद हम वो किताबें ज़्यादा पढ़ते हैं जो हमारे ख़्याल में रेलेवेंट होती हैं। हुँ। जैसे इकोनॉमिक्स है या करंट अफ़ेयर्स है या पॉलिटिक्स। मुझे ये बताइए कि ये जो फ़िक्शन है, क्या ये रेलेवेंट है? उमर, बहुत अहम सवाल। मैं इसको इस तरह से आंसर करूँगी कि जब मेरी किसी के साथ किसी अहम मौज़ू पे डिसएग्रीमेंट होती है या हुँ। लड़ाई होती है, मैंने देखा है दुनिया 2 किस्म के लोगों में बँटी हुई है। वो जो फ़िक्शन पढ़ते हैं और एम्पैथी रखते हैं और वो जो फ़िक्शन नहीं पढ़ते और एम्पैथी नहीं रखते। हुँ, ये थोड़ा-सा एक्सट्रीम व्यू है, हुँ, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस में यही देखा है कि अगर आप एक कहानी को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, एक किरदार के अंदर घुस नहीं सकते, उसके जैसे कहते हैं जूतों में अपने पाँव नहीं डाल सकते, उस जर्नी में चल नहीं सकते, तो शायद आपकी सेंस ऑफ एम्पैथी जिसे कहते हैं, उर्दू में क्या कहेंगे एम्पैथी को? हसासियत। सैयद हाँ, हाँ, हाँ। तो वो अगर आप में नहीं है, वो फ़िक्शन रीड करने से, अंडरस्टैंड करने से बहुत क्रिएट होती है। और अब हम ऑब्वियसली फ़िक्शन बहुत मॉडर्न हो गई है, हम गेम ऑफ थ्रोन्स देखते हैं, हम कहते हैं ये फ़िक्शन है, हाँ, लेकिन अ, हमें एक्चुअली अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जब आप किताब को पढ़ते हैं, उसका सफ़ा हुँ, टर्न करते हैं एक-एक करके, हुँ, तो वो उसके अंदर जो आपको एक इंसान की एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है, वो आप शायद कभी नहीं कर सकते। और ये जो किताब आज जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, वो उसका ज़ है ही हसासियत के ऊपर। वो है ही हसासियत के ऊपर और वो किताब है क्लारा एंड द सन और अच्छी बात ये है, अच्छी कहेंगे कि मैं 2-3 शॉप से होकर आया हूँ, मैं अपनी किताब नहीं लेकर आया और वो अवेलेबल नहीं है, वो कह रहे हैं सोल्ड आउट है। ऐसे ही है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक पॉपुलर किताब हो पॉपुलर गई। किताब है, पसंद की जा रही है और मेरे साथ भी यही हुआ है क्योंकि मुझे जब ये बुक पढ़नी थी तो हुँ, मैं ढूँढ रही थी क्योंकि मैं ऐसी लाइक मुझे सफ़ा पलटने में मज़ा आता है। अच्छा। किताब की खुशबू में मज़ा आता है। तो हुँ, मुझे नहीं कहीं भी मिली और मैंने कोई 7-8 बुक स्टोर्स देख ली। हुँ, फिर मेरी बेटी जो कि एक टीनेजर है हुँ, और ये किताब है भी एक टीनेजर लड़की के टीनेजर्स के बारे में। बारे में। तो उसने मुझे कहा, "ये कौन-से ज़माने में आप रहती हैं अम्मा? आप जो है डाउनलोड करेंगे ये किताब।" हुँ, सो उसने मुझे फिर इसी फ़ोन में डाउनलोड करके दिया। और आपने ये किताब पढ़ ली है। और ये किताब जो है, पहले मैं थोड़ी-सी बात करना चाहूँगा किताब के ऑथर के बारे में, इशिगुरु। इशिगुरु। अच्छा, इशिगुरु बड़े दिलचस्प बहुत। शख्सियत है। यानी वो जापानीज़ ओरिजिन के हैं, नागासाकी में पैदा हुए थे। नागासाकी में पैदा हुए हैं और यूके में परवरिश पाई है ऐसे ही है। उन्होंने और उनके जो मुझे याद था इससे पहले उनकी एक फ़िल्म मैंने देखी थी, रिमेन्स ऑफ द डे। जी, जिसको मेरा ख़्याल है नोबेल प्राइज़ मिला है हाँ, लिटरेचर उसी का। नॉवल और उसके बाद उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला और उनके जो नॉवेल्स थे पिछले जो मैंने देखे एट लीस्ट, वो थे जो पीरियड लिटरेचर के तौर पे कहे जा सकते हैं। बिल्कुल, उसमें पॉलिटिक्स भी है और उसमें लेकिन ये एक बहुत ही बड़ी लीप है। बहुत बड़ी लीप है उनके लिए।
अब मेरा ये मैं सिर्फ़ आपको से तबसरा ये चाहूँगा कि ये कैसे और ऐज को देखें। हुँ, हुँ। मेरा ख़्याल है ही मस्ट बी अराउंड 70। मेरा ख़्याल है 36 हाँ, 70 से भी में ज़्यादा। पैदा हुए थे, हाँ, हाँ। 70 से भी ज़्यादा। He was born in 1954. 54 हाँ, 1954. ओके, ओके, So ठीक है। around approach 67. हाँ, हाँ, हाँ। approaching 70. I'm glad they're experts on Ishiguro No, here. अच्छी बात है। We will be looking forward to The the Q&A, जी। yeah. तो अब वो उसमें आप एक किताब ऐसी लिखते हैं जो 2 चीज़ों को डील कर रही है, हुँ। मेरा ख़्याल है। प्राइमरीली एक रोमांस को, हुँ, इमोशंस को हुँ, और दूसरा फ्यूचर को, हुँ, हुँ। जिसमें टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएगी। बिल्कुल। तो तो अगर हम सेटिंग की बात करें इस किताब की, तो मुझे नहीं लगता वैसे ये उन्होंने इतना बड़ा लीप लिया है। दैट्स माय अच्छा। पर्सनल व्यू। वो इसलिए क्योंकि आजकल के हमें लगता है कि हम टेक्नोलॉजी से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे। हुँ, लेकिन जितनी ज़्यादा गूगल ट्रैकिंग से लेके हमारे एडवर्टाइज़मेंट, नीश मार्केटिंग, हुँ, हमारी इलेक्टोरल सोच को भी बदला जा सकता है सिंपली बाय सीइंग द एड्स दैट, हाँ, तो वी आर एक्चुअली लिविंग इन अ वेरी फ्यूचरिस्टिक आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी वर्ल्ड, एआई जिसे कहते हैं, आर्टिफिशियल हुँ, इंटेलिजेंस वर्ल्ड। हुँ, तो इशिगुरो ने उसका सिर्फ एक बहुत महदूद हिस्सा लेके उसके ऊपर एक कहानी बना दी है। और हुँ, अगर आप वो देखें तो उन्होंने पहले ही 2-3 सफ़ों में उसकी जो सेटिंग है वो डिटरमिन करके ख़त्म कर दिया। अभी हमें लगता ही नहीं है कि वो सेटिंग बहुत एडवांस्ड है। क्योंकि कैरेक्टर्स बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हो हैं जाते फ़ौरन। हैं फ़ौरन ही। राइट। मेरे ख़्याल है 20वें सफ़े के बाद वो सेटिंग आपको आज की ऐसे लगता ही नहीं है कि आज की सेटिंग नहीं है। हाँ, अब इस पे थोड़ा-सा अगर उसमें कैरेक्टर्स का ज़िक्र करें। कैरेक्टर्स में हमारे पास एक रोबोट है, जिसको कहा गया है आर्टिफ़िशियल फ्रेंड, एएफ जी, एएफ। जी। और उसके अंदर भी जिस तरह आईफ़ोन में वर्ज़न्स आ रहे हैं, हुँ, हुँ, उसमें भी वर्ज़न्स हैं और हुँ, उसके एडवांस वर्ज़न्स भी मौजूद हैं। अच्छा, अब वो क्लारा जो है वो एक रोबोट है और एक आर्टिफ़िशियल फ्रेंड है, हुँ, जो इतने एडवांस नहीं है। हुँ, मेरा सिर्फ़ इसमें पॉइंट ये था कि आपने बड़ा दिलचस्प बात ये की कि वो आप उसको जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। हुँ, हुँ, लेकिन हम जब उसको एक्सेप्ट करते हैं, हुँ, उस रोबोट को, जो इंसानों की तरह है, हुँ, तो वो एज़ ए ह्यूमन हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या हमारी इमेजिनेशन अभी है कि हम एक रोबोट को रोबोट की तरह एक्सेप्ट करें? मेरा वही वाली बात अर्लियर कि हमें ये लग रहा है कि हम अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हाँ। लेकिन ये जो चीज़ है हमारे हाथ में, इसने ऑलरेडी हमारी काफ़ी ये कुछ मेरे तरफ से ये आई थिंक एआई को पसंद नहीं आ रहा नहीं कि पसंद ये नहीं आ रहा हम ये वो डिस्कशन करें। सो आई थिंक कि वी आर ऑलरेडी इन एन एज कि शायद इस वक्त ये क्लारा नहीं है, इट्स नॉट अ ह्यूमन शेप्ड रोबोट, राइट? लेकिन जितना इस चीज़ का मेरी ज़िंदगी के ऊपर इन्फ्लुएंस है वो तो अन हम मेरा ख्याल है क्वांटिफाई भी नहीं कर सकते। हाँ जी। तो और दूसरी आपने जो बात की कि उसके वर्जन्स हैं, मुझे एक इसी के रीडिंग के अंदर इशिगुरो बहुत खूबसूरती से बताते हैं कि वो उस शॉप में होते हैं जहाँ पे ये आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के रोबोट्स बिखरे हुँ, होते हैं और वहाँ पे लड़कियाँ आती हैं और बच्चे आते हैं, टीनेजर्स आते हैं, जो कि सेलेक्ट करते हैं अपने रोबोट्स को ताकि उनको लोनलीनेस ना फील हाँ, हो। आप ये देखें कि क्लारा जैसे रोबोट्स का एम ये है कि ह्यूमन से अकेलापन, अधूरापन, सॉर्ट ऑफ लाइक आइसोलेशन, हुँ, अबैंडनमेंट, जो हुँ, कि ह्यूमन इमोशंस हैं, उसको ख़त्म करने के लिए ये एआई बनी है। ये इसलिए नहीं बनी कि आपको वो सुबह अलार्म लगा दे। हुँ, इसके लिए तो एक और टेक्नोलॉजी है जिसको ऑब्लोंग्स कहते हैं इस बुक में। ऑब्लोंग्स हैं वो उनके थोड़ा पास। सा फ़ोन टाइप ही चीज़ है, लैपटॉप टाइप चीज़ है। हाँ, लेकिन क्लारा और उसके जैसे एआईज़ का मेनली ऑब्जेक्टिव ये है कि टीनेजर्स को कम उनका उनका दिल कम दुखे। उनका दिल कम दुखे। अब हमारी जो है हम कहानी को लेके आगे बढ़ते हैं, तो हमारी जो कहानी है उसमें टीनेजर हैं 2, जी। रिक है, और क्लारा और जोज़ी जोज़ी है, जोज़ी जोज़ी है। है। जी। तो जोज़ी की जो मदर हैं, वो उसके लिए रोबोट लाई हैं, लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट भी है। बिल्कुल। वो ट्विस्ट ये है कि जोज़ी जो है शी इज़ लाइक डाइंग। अब जो मदर है उसने 2 पर्पस ले आए। एक पर्पस ये है कि वो जो आर्टिफ़िशियल फ्रेंड या रोबोट है वो बच्ची की तन्हाई दूर करे
और दूसरा ये है कि अगर वो बच्ची ज़िंदा ना रहे, जी, तो उसके बाद वो वालिदा की तन्हाई भी दूर है। जी। तो इसको हम कैसे रिलेट करें? और हम ये ये मेरा सवाल ये है कि हम ये समझते हैं कि जो भी चीज़ ह्यूमन नहीं है ना, वो फिर लेट्स से नेचुरली नहीं है। हुँ। तो अगर हम वो सहारे ढूँढेंगे तो ये हमारे ह्यूमन होने की जो डिग्निटी है उसके खिलाफ है। तो इशिगुरो ने इस बुक के अंदर जो सबसे अहम सवाल किया है वो ये किया है कि अगर कोई चीज़ या कोई इंसान हमें हँसा सकता है, हुँ, हमें रुला सकता है, हुँ, हमारा दिल थाम सकता है, तो क्या वो इंसान नहीं है? हुँ, और क्लारा ये सारी चीज़ें करती है बड़े आराम से, और वो क्योंकि मशीन लर्निंग है वो बहुत जल्दी सीखती है कि किसको किस चीज़ से तकलीफ़ होती है, किसको किस चीज़ से खुशी मिलती है। और ये वाली जो आपकी बात है, द मदर के हुँ, नाम से जोज़ी की जो माँ होती है, हुँ। उसने एक बच्चे को ऑलरेडी एक हाँ, चैलेंज होता एक है। एक बच्ची जो है उसकी शी हैज़ पास्ड अवे। या एंड विदाउट गिविंग टू मच ऑफ द प्लॉट, ये जोज़ी इज़ अनवेल। हुँ, अब जो सबसे पेनफुल चीज़ है ना, और आप देखें कि हम में से जो भी हैं जिन्होंने अपने ज़ईफ़ वालिदैन का ख़्याल रखा है या किसी ऐसे इंसान का ख़्याल रखा है हमारी ज़िंदगी में जो बीमार हैं, जो शायद जिनको बहुत सीरियस बीमारी है, उन लोगों के लिए एक टाइम आता है जब उनको रियलाइज़ेशन होती है कि एक दिन हम उठेंगे और हमारे वो जो प्यारे हैं, वो नहीं होंगे, तो फिर हमारे लिए क्या होगा? सो ये जो सबसे पेनफुल चीज़ है ना इस बुक में, वो जो ट्विस्ट वाली बात आप कर रहे हैं, हुँ, वो ये होता है कि वो क्लारा को कहती है कि अच्छा आप मुझे जोज़ी बन के दिखाओ। हुँ, ऐसे ही। बड़े मेरे आँसू उस टाइम पे निकले थे, बिकॉज़ वो है तो एक आर्टिफ़िशियल सी चीज़, लेकिन एक पॉइंट आता है जब वो माँ माँ कहती है कि उसके जाने के बाद शायद तुम मेरा उससे सहारा बन पहले वो जाओ। डॉल्स भी ला चुकी है, जी, डॉल भी कोई। जी, जी। तो ये जो हमारे लोनलीनेस का है, अब ये कह रहे हैं लोग हुँ, कि सोशल मीडिया में के बाद पीपल आर लोनलियर देन एवर। ये बात हो रही है काफ़ी कि सोशल मीडिया में इतनी सोशलाइज़ेशन है हुँ, एंड येट पीपल आर लोनलियर देन हुँ। एवर। तो इसको इस किताब के जो सबक हैं उनसे अगर मिला के देखें तो आपके ख़्याल में वो क्या हैं? इस किताब का नाम है क्लारा एंड द सन। हुँ, तो हमने क्लारा के बारे में बात कर ली, हमने द सन के बारे में नहीं बात की। हुँ, और आई थिंक इसका जो मेन थीसिस है वो ये है कि इंसान की पूरी हिस्ट्री आप उठा के देख लें, कहीं ना कहीं सुपरस्टिशन ने बहुत अहम रोल हुँ, प्ले किया है। हुँ, कि ठीक है, इंसान आपस में एंटरटेन भी कर सकते हैं, गुफ्तगू भी हो सकती है। एक टाइम ऐसा आएगा उमर के शायद मुझे ना पता हो कि आप हुँ, एएफ हैं या आप उमर हैं, राइट? और हुँ, ये पूरी कॉन्वर्सेशन इसी इसी टेम्पो पे और इसी क्वालिटी के साथ हो सकती है। हुँ, लेकिन इस कॉन्वर्सेशन के बाद भी इंसान को कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जिससे वो कनेक्टेड फील करे। हुँ, और इसीलिए क्लारा के लिए धूप हुँ। बहुत ज़रूरी है। और वो ऐसा एआई है कि उसको वो अपने ज़हन में खुद एक कॉन्सेप्ट लगा देती है कि जो धूप है ना या सनलाइट है, वो नरिशमेंट है और वो हायर पर्पस है। हुँ। मुझे ऐसे भी लगा ऐसे कि जैसे राइटर ने जो क्योंकि फ्यूचरिस्टिक है, तो राइटर ने ये फ्रेम किया है कि जितनी भी टेक्नोलॉजी तरक्की कर ले, जो नेचर की वैल्यू है, हुँ, वो वैसे वो कम नहीं होगी। ट्रू। यानी नेचर और उसमें पॉल्यूशन का भी रोल है। यानी वो क्लारा जो है, वो चाहती है कि वो मशीनें जो पॉल्यूशन पैदा कर रही हैं, उनको तबाह कर दिया हुँ, हुँ, और उनको तबाह करने की कोशिशें कर हुँ, रही हैं। हुँ, तो एक तरफ क्या इसकी ये समझें कि जो अब आजकल क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है कि ये चैलेंज टेक्नोलॉजी से कम नहीं होगा, इससे बढ़ता चला जाएगा। हाँ, और इसका इम्पैक्ट जो है उसमें दिखाया है कि ह्यूमन्स पे भी है और रोबोट्स पे भी हुँ। है। उमर, मैं आपसे सवाल करना चाह रही थी कि आपने ये देखा है कि इशुगुरो इस किताब के अंदर हमेशा जब भी हम एआई टेक्नोलॉजी के बारे में कोई मूवी देखते हैं या कोई किताब पढ़ते हैं, हमेशा एआई मनहूस निकलती है एंड पे। हाँ, इस किताब में क्लारा जो है बहुत ह्यूमनिस्टिक, हाँ, बहुत एम्पैथेटिक अच्छी और है। बहुत सेविंग द अर्थ टाइप हुँ, नर्चरर है। हुँ, ये मुझे बहुत स्ट्रेंज लगी उसकी बात कि उसने एआई को इवल नहीं दिखाया। हाँ जी। ऑल्दो उसमें एक पॉइंट है कि उसके साथ जो बाकी एएफ्स हैं, हम्म, वो कुछ सेल्फिश हैं। हाँ, जर्क्स हैं काफी। कुछ कुछ
कुछ हैं हाँ। और जो ये है ये सेल्फलेस है, इसकी ये अपनी पर्सनैलिटी ये डिफरेंट है। एम्पैथेटिक हैं। तो इसका मतलब हुँ, ये है कि वही चीज़ें जो हम आपस में बात करते हैं, जो इंसानों का फ़र्क है हुँ, कि कोई जो होता है वो मतलब थोड़ा रूड होता है और कोई वजह से बच्चे भी हैं, वो भी हाँ। रूड है। तो शायद उस फ़ीचर की तरफ हम जा रहे हैं। इसके साथ मैं थोड़ी गुफ्तगू आगे बढ़ाना चाहूँगा। हमारी जो पिछली किताब थी, कुछ लोग इधर तशरीफ़ भी लाए थे, वो जेनेटिक्स के ऊपर थी और हुँ, हिस्ट्री ऑफ जीन हुँ, किताब का नाम था। उसके अंदर स्टेम रिसर्च और इस किस्म की गुफ्तगू भी थी और बाकी क्लोनिंग का ज़िक्र भी था। अब यहाँ पे भी आ गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग जेनेटिकली इंजीनियर्ड किड्स जिन लोगों ने लिफ्टेड। जिनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है लिफ्टेड। सो एक तरफ तो रोबोट्स भी आ गए हैं, हुँ, दूसरी तरफ जो कि शायद हमारे लिए अभी फार ऑफ फैंटेसी है, लेकिन जो जेनेटिकल मॉडिफिकेशन है वो तो बिल्कुल ऐसा लगता है अराउंड द कॉर्नर है। बिल्कुल। और उसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं हैं और उनमें वही डिस्क्रिमिनेशन है जिस तरह की एचिसन कॉलेज में और उन उन स्कूलों में है जिनमें मैं पढ़ा हूँ। मेरा ख़्याल है आपने ये कहा इसलिए ताकि मैं इसके प्रोवोक हो जाऊँ। मैं प्रोवोक हो जाऊँ, यानी मैं एटिज़्म के ऊपर शुरू हो जाऊँ। सरकारी स्कूलों में जिसमें मैं पढ़ा हूँ और हमारे काफ़ी सारे दोस्त पढ़े हैं, उनमें और एचिसन का जो फ़र्क है हुँ, वो लिफ्टेड और दूसरे का फ़र्क है और हुँ, जो एक कैरेक्टर है रिक वो लिफ्टेड नहीं है और बाकी बच्चे उसको मज़ाक उड़ा रहे हैं। हुँ। तो ये तो बिल्कुल अब करीब की बात है। लेकिन इस किताब में ना 3 और इंस्टेंसेस ऐसे थे उमर जहाँ पे ये क्लास डिफरेंस नज़र आया। अगर आपको याद हो कि पहले 20-50 पेजेस में हुँ, क्लारा सिर्फ विंडो ड्रेसिंग के तौर पे बैठी हुई थी वहाँ पे और दुनिया को ऑब्जर्व कर रही थी। हुँ, और आपने ये देखा था, मुझे इतना दिलचस्प लगा था कि वहाँ पे जो पासर बाइज हैं हाँ, उसने अपनी जो हसासियत थी वो उनको ऑब्जर्व करके ली थी। और एक इंस्टेंस ये था कि जहाँ पे बेगर मैन था और उसका डॉग था, हुँ, वो देख रही होती है विंडो से बाहर, हुँ, तो एक भिखारी होता है और उसका कुत्ता होता है, उसको लगता है कि शायद वो मर गया है हुँ, ठंड में, हाँ, वो वो 1-2 दिन हिलता नहीं है, हाँ, फिर सन से वो फिर वो जब धूप आती है तो वो ठीक हो वापस जाता हो है। तो जाता एक क्लासिस्ट लेयर आपने उधर देखी है, जो कि मैं कहूँगी कि हमारे बेचारे गवर्नमेंट है। के बच्चों के साथ ये होता है कि उनको बस ठंड में डाला जाता है। द अदर वाज जब उसकी मैनेजर उसे समझाती है कि कुछ बच्चे हैं जो नाराज़ होते हैं हुँ, तुम्हें देख के, इसलिए क्योंकि वो तुम जैसे बहुत आला चीज़ को अपने घर नहीं ले जा हाँ, सकते, ये अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, रोबोट को अफ़ोर्ड नहीं कर हाँ, सकते। और आई थिंक जो तीसरी चीज़ थी ना वो उसने हमेशा जो भी दुकान में एंटर होता है उसकी कोट हुँ, देखती है, हाई लेवल कोट, हुँ, लो लेवल कोट, हुँ, उनकी ड्रेसिंग कैसे होती है। सो आई थिंक ये काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि हम एक इंसान को उसकी परहैप्स उसके कपड़ों से, उसके मॉन ब्लांक हुँ, ग्लासेस से, हुँ, राइट, नापते हैं और तोलते हैं। और क्लारा ऐसे नहीं करती, वो हाँ, देखती है लेकिन वो फिर दुनिया को डिवाइड करती है काइंड और अनकाइंड लोगों में। हुँ, दैट इज़ हर बाइनरी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और असल में यही होना चाहिए, एचएसएन वर्सेस नॉन एचएसएन नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन ये कि फिर वो इसका मतलब ये भी है कि ये शायद वो आइडियल वर्ल्ड है जिसकी हमें तलाश है। लेकिन ह्यूमन्स जो हैं वो उस आइडियल वर्ल्ड तक नहीं पहुँच रहे, फिर हमें रोबोट्स की ज़रूरत है। हुँ, तो हुँ। क्या ये भी लेसन है कि हमें मेबी वी नीड काइंड We रोबोट्स, need kind robots वी नीड to काइंड remind us of our humanity. टू रिमाइंड। लेकिन अब मैं थोड़ी-सी बात करना चाहूँगा इमोशंस पे। अब रोबोट्स की बात हो रही, उसके साथ अब वो एक कैरेक्टर ये चाहता है कि रोबोट जो है वो ह्यूमन को रिप्लेस कर ले, यानी वो बेटी बन जाए। हुँ, अब उस कैरेक्टर का जो खामंद है वो ही इज कैप्टिव, तो वो उससे पूछता है कि विल यू बी एबल टू गेट द ह्यूमन हार्ट। हुँ, तो वो आगे से एक बड़ी दिलचस्प जवाब देती है जो मैंने मतलब बड़ा नोट भी कर लिया। वो कहती है कि हाँ आई विल। वो आगे से उसको समथिंग टू दिस इफेक्ट कहता है कि हाउ, कैसे। हुँ, यदि ह्यूमन हार्ट इज लाइक अ हाउस हुँ, which has so many rooms. To understand that, I will go through all the rooms, हुँ। one by one, and one. और जब मैं सारे कमरों में एक दफ़ा चक्कर लगा लूँगी ना, तो तब मुझे पता चल जाएगा कि ये ह्यूमन हार्ट में क्या है। यू थिंक इट्स दैट सिंपल? आई विश इट वाज़, लेकिन लेकिन इसमें ये भी है कि बहुत से लोग जो हम इंसान हैं वो ये भी नहीं करते। और दिल के चारों चेंबर्स में से एक भी नहीं हाँ, जाके देखते। हाँ,
आई थिंक मेरे लिए जो सबसे sort of like poignant बात थी ना वो ये थी कि जब वो मशीन लर्निंग कर रही होती है और वो ऑब्जर्व कर रही होती है अपने जाहिर है वो एक खिलौना ही है ना उस बच्ची के लिए, जोजी बस अपने घर उसको ले आई है और वो ऑब्जर्व कर रही होती है कि जोजी के जो फ्रेंड्स होते हैं, जो हाई क्लास फ्रेंड्स होते हैं, उसको इम्प्रेस करने के लिए वो ऑलमोस्ट क्लारा को टॉस करने वाले थे उसके फ्रेंड्स, और वो मान जाती है कि हाँ फेंक दें ऐसे, देखते हैं कि पाँव पे लैंड करेगी या नहीं, टूटेगी या नहीं। तो जोजी जो थी उस टाइम पे बहुत अनकाइंड थी, उसने कोई क्लारा को प्रोटेक्ट नहीं किया, उसने ये नहीं कहा कि यार महंगी चीज़ है या ये कोई अच्छी तहजीब नहीं है कि किसी चीज़ को आपके घर में आके आप फेंक दो। उसने काइंड ऑफ लाइक शी वांटेड टू बी कूल, सो शी लेट इट हैपन। सो मेरे लिए जो सबसे पेनफुल चीज़ थी ना कि एक मशीन के लिए ये लर्न करना कि यार ह्यूमन बीइंग्स चेंज, sometimes they're kind but sometimes not, they're not kind. हाँ, और उनको इतना मार्जिन देना, उनको इतना मार्जिन देना। And then she says one more thing, कहती है कि जहाँ जहाँ वो काइंड नहीं होते और कभी कभी वो काइंड होते हैं, आपने देखना होता है कि वो ज्यादातर क्या है, ज्यादातर अच्छे हैं या हाँ नेट, टोटल नेट क्या है। तो frankly this is how humans think। मुझे तो बिल्कुल डिफरेंट नहीं लग रहा था क्लारा की असेसमेंट ह्यूमन से। हाँ बिल्कुल। अच्छा, और भी काफी सारे एंगल हैं, आपने भी कुछ नोट किए हुए थे। मैं एक्चुअली चाह रही थी कि मैंने जो एक तो कुछ सफ़े थे जो आई फेल्ट वर वेरी नाइसली रिटन, अगर आप लोग माइंड ना करें तो थोड़ा सा अगर पढ़ लूँ। ये आई थिंक 136 में जो एक्सचेंज हो रही होती है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इट मस्ट बी नाइस समटाइम्स टू हैव नो फीलिंग्स, आई एनवी यू, मदर कहती है क्लारा को जो कि आर्टिफिशियल फ्रेंड है। I considered this, then said, I believe I have many feelings. The more I observe, the more feelings become available to me. Right? She laughed unexpectedly, making the start. In that case, she said, maybe you shouldn't be so keen to observe. Then she added, I'm sorry, I didn't mean to be rude. I'm sure you all have all sorts of feelings. When Josie was unable to come with us just now, I felt sadness. AF बता रही है माँ को कि आप जोजी को घर छोड़ गई और मुझे ले गई, right? So I felt sadness. You felt sadness, okay. She became silent, perhaps to concentrate on her driving. क्योंकि ये दोनों गाड़ी में थे उस वक्त. And the cars coming in the opposite direction. Then she said, there was a time not long ago when I thought I was getting to feel less and less, a little less each day. I didn't know if I was happy about it or not, but now lately, I seem to be getting overtly sensitive to everything. Clara, look over to your left. You okay back there? Look over to your left and tell me what you see. So ये जो दोनों के बीच में explanation है ना कि अगर मैं ज़्यादा हसास हो जाऊँ तो दर्द इतना ज़्यादा होता है, तो उसको वो recommendation दे रही है कि काम करो तुम observation का level अपना कम कर दो। So that you are not affected। और फिर इसमें जो मदर और जो रोबोट के दरमियान में एक दिखाई गई है अफेक्शन, और जिसमें वो भी एक टॉपिक है। मैं सिर्फ दो और इसमें शेड्स डिस्कस करना चाहूँगा क्योंकि ये बड़ी किताब है तो इसके बड़े शेड्स हैं। एक शेड इसका है जिसको रोबोट को साइड पे करते हैं, इज अबाउट टीनेज फीलिंग्स एंड हाउ पीपल लाइक ग्रो आउट ऑफ इट। तो ये दोनों जो टीनेजर हैं, ये दोनों ऐसे लगता था दे आर लाइक इनसेपरेबल, लेकिन मोस्टली दे वर, लेकिन ग्रेजुअली जब वो कॉलेज में जाना शुरू हुए आपने, तो उन्होंने एक दूसरे को छोड़ दिया है और बगैर किसी बिटरनेस। तो यहाँ पे इसको आप कैसे देखती हैं कि वो उसके बारे में बड़े नॉर्मल हैं? अगर ये इंडियन बॉलीवुड की तरह होता तो इसमें शायद वो मतलब गाने गाते या फिर 20 साल बाद फिर मिल जाते, जो कि इसमें एक और शेड भी है कहानी का जिसमें एक ओल्ड फ्लेम का जिक्र है। तो उसके बारे में जो राइटर ने इस सारे फ्यूचर में इसको किया है, ये नॉर्मल है या नहीं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल? आई थिंक हमारे ज़िंदगियों में अगर आप पीछे मुड़ के देखें तो हमारी जवानी के जो ख्वाब थे वैसे तो शुक्र है कोई पूरे नहीं हुए, बिकॉज वो बहुत लॉपसाइडेड होते हैं, वो बहुत ग्रैंड होते हैं, वो बहुत अनरियलिस्टिक होते हैं और मुस्तकिल मिजाजी की तरफ नहीं जाते। यू नो, इट्स लाइक
इन दोनों का जो जो कहते हैं ग्रैंड प्लान, हम्म, रिक और जोजी का, हम्म, वो कह रहा होता है कि जोजी जो है वो बाकियों की तरह ना बन जाए, हम्म, तो वो उसको अपनी जिंदगी की तरफ खींच रहा हम्म, होता है। और जोजी ने तरक्की करनी होती है, हाँ उसके ख्वाब होते हैं, उसकी माँ के ख्वाब होते हैं। हाँ तो यू कैन जस्ट सी कि हम्म, आगे जाने के लिए आपको ऑलमोस्ट अपना जो पिछला अम्बिलिकल कॉर्ड होता है वो वो काटना तो पड़ता है, काटना पड़ता है। काटना पड़ता लेकिन उसमें बिटरनेस नहीं है ना इसमें, क्योंकि आमतौर पे लोग दुखी बड़े होते हैं उसको। है। तो मैं ये भी देख रहा था कि हम्म, ये चूंकि आप इसका जो बुनियादी थीम है, थीम कह लें या बुनियादी वैल्यू है, वो काइंडनेस है। तो वो सारे लोग एक दूसरे के बारे में परेशान ज़रूर हैं, दुखी ज़रूर हैं अबाउट लॉस, yeah, लेकिन वो पोजेसिव नहीं है। हम्म। मतलब वो पोजेसिव नहीं है। मैंने तो नोटिस किया था कि पोजेसिवनेस है, शायद शायद फीमेल पर्सपेक्टिव थोड़ा सा डिफरेंट। आपको याद होगा जिस किताब के पॉइंट पे वो सारे माँ और बच्चे इकट्ठे होते हैं, और माएँ और बच्चे एक साइड पे होते हैं, टीनेजर्स, और माएँ सारी साइड पे होती हैं, और रिक ने एक लड़के को थ्रेटन किया होता है कि तुम ये एएफ को फेंकने लगे थे, क्लारा को, लेकिन तुम्हारे पॉकेट में एक छोटा सा मंकी है, ये तुम अपने इमोशनल सपोर्ट के लिए रखते हो। तो रिक ने उसको काफ़ी अटैक किया, क्योंकि रिक जो है, आप ये सोच लें कि एक नॉन एचसोनियन स्ट्रीट स्मार्ट बॉय है, हाँ बड़ी पर्सनालिटी है उसकी। हाँ, ड्रोन भी बनाता है घर में बैठ हाँ, के। वो खुद अपने बर्ड्स ड्रोन बना रहा होता है। हाँ हाँ सो रिक उसको सीधा करता है, हाँ मम्मी डैडी बच्चे को जो होता है ना, हाँ, तो उसकी माँ आके, याद है, इंटरवीन करती है कि इंटरव्यू तुम कर होते कौन हो, इसको करने हाँ, वाले। इसको करने हो। सो पोजेसिवनेस है। हाँ, उस हिसाब से। और फिर इसमें एक आखिर एक दो पॉइंट है। एक तो ये कि यहाँ पे भी फॉर एग्जाम्पल जो कॉलेजेस हैं उनमें दाखिले के लिए सिफारिशें हो रही हैं, वो भी एक बिल्कुल, क्लास का पॉइंट है। बिल्कुल, और बिल्कुल। दूसरा पॉइंट ये है कि एक कैरेक्टर बीच में से ऐसा है जो कि फाशिस्ट वगैरह है। हम्म, अच्छा, जो रोबोट्स हैं उनके खिलाफ भी मुजाहिरे हो रहे हैं, हम्म, उनके खिलाफ लेबर की एक रिजेंटमेंट है। तो ये भी काफ़ी लाइकली सिनेरियो है कि मुझे जो इसमें ज़्यादा बेहतर ये लगा है कि इसमें किसी चीज़ को ना ओवरडू नहीं किया गया। अब जो उसका खामंद है, इसका जोजी का बाप, फादर, वो फाशिस्ट साइड पे है। वो अपने जैसे उस वाइट लोगों में उठता बैठता है, वो जो एक अमेरिका में और बाकी यूरोप में एक लहर है, लेकिन उसको राइटर ने को ओवरडू नहीं किया, बस थोड़ा सा। हाँ, कि व्हाइट सुप्रीमेसी है, वो उधर कोने में है। वो भी हाँ, चल रही है साथ साथ, ये भी चल रही है। जी। तो अगर इसको सम अप करें, तो अगर ये फ्यूचर है, ये कहानी हमारे अब ऑडियंस की तरफ जाएंगे, मैं तो चाहूँ, लेकिन इस फ्यूचर में भी जो इमोशंस हैं और जो बिहेवियर्स हैं वो ऐसे ही हैं जैसे कि अब है, तो जी। फिर चेंज क्या आएगा? आई थिंक दैट्स द सेंट्रल क्वेश्चन ना, हम्म, कि चेंज जो है वो, चेंज के नाम पे जितने लोगों को कत्ल किया जाता है, चेंज के नाम पे जितने रिफॉर्म्स लेके आते हैं, चेंज के नाम पे नई अपग्रेड्स होते हैं और पैसे बहाया जाता है, एंड में तो सवाल यही है कि हम अपने दुखी दिलों के लिए वो क्या वैसे ही करेंगे। तो यही। इवेंचुअली जो है ना, बॉलीवुड गाने ही चाहिए होते हैं हमें। हाँ, तो मेरा ख्याल आई है थिंक दैट्स द कंक्लूजन। दैट इसी नोट पे हम अपना पार्ट कंक्लूड करेंगे, और हम चाहेंगे कि जिन्होंने किताब पढ़ी है हमारे हाजरीन में से, वो इस पे अपनी राय दें, और जिन्होंने नहीं भी पढ़ी क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक थी, सैर हासिल राय वो सैर हासिल तो ज़रूर दें, और जिन्होंने नहीं भी पढ़ी वो कोई वैसे सवाल करें या अपनी राय दें। तो हाउस इज़ ओपन जी। प्लीज सवाल पूछिएगा, क्योंकि फिर हमें बुरा लगेगा अगर आप सवाल ना और हमें पूछें। और बोलना पड़ेगा। मुझे तो खैर इतना एतराज़ नहीं है, लेकिन शायद फिर भी जी। Maybe the ladies in the audience, if you liked anything about what we said. इसको शुरू किया और कुछ पेजेस पढ़ चुकी, तो इट वॉज काइंड ऑफ स्केरी फॉर मी इन अ सेंस कि फ्यूचर में एक ऐसा ज़माना आने वाला है कि जब ह्यूमन बॉन्डिंग बहुत कम हो जाएगी और लोग आर्टिफिशियल फ्रेंड्स की तरफ आएंगे। थोड़ा सा स्केरी था मेरे लिए एक्सपीरियंस। आयशा जी। तो आयशा की बात, आई मीन आई कैन अंडरस्टैंड, इट्स प्रीटी स्केरी कि हमारे अपने लोग हैं ही नहीं और हमें एएफ्स के पास जाना पड़ रहा है। हाँ, लेकिन मैं इस पे ये कहूँगा कि हमें जो फ्यूचर होता है ना वो स्केरी लगता है क्योंकि वो अननोन होता है। लेकिन अगर आज हम देखें ना, तो आज जो हमारे फेसबुक फ्रेंड्स हैं वो भी तो एएफसी हैं। एएफ्स हैं बेसिकली, हाँ जी। जो इंस्टा पे फ्रेंड्स हैं वो क्या हैं, वो वही एएफ्स हैं जो कि आइडियल हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई गम नहीं है। अभी आजकल
शादियां हो रही हैं, उनकी तस्वीरें आ रही हैं, तो ऐसे लगता है कि पाकिस्तान में कोई और मसला नहीं है सिवाय धुंध के और शादियों के। तो वो जो लोनलीनेस है वो एक्चुअली आज भी एग्जिस्ट करती है। अब मैं आपको एक तजर्बा थॉट एक्सपेरिमेंट ये बताऊंगा कि अगर आप अपने आप को 2020 से या 21 से 1920 में ले जाएं और उनको बताएं कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम इस तरह टेलीकास्ट कर रहे होंगे जब हमारा जो शहर था वजीराबाद या मार साहब का शहर भी वही है, तो वहाँ पे अखबार हफ्ते में एक दफ़ा ट्रेन पे आते थे, यानी हफ्ते पर ट्रेन आती थी, उसके में मतलब अखबार आता था। तो उनको ये बताएं कि एक दिन ऐसा आएगा, वो भी बड़े स्केर्ड होंगे। लेकिन ये टेक्नोलॉजी की ये चीज़ है कि ये नॉर्मलाइज भी कर लेती है। तो ये मेरा ये ख्याल है कि जब वो वहाँ पे होगा, उनके दो पॉइंट है मेरे। एक तो ये कि उस वक्त तक ये नॉर्मल हो चुका होगा। अभी फॉर एग्जांपल मेरी जो बेगम साहिबा है मारिया, उन्होंने अभी एक अपनी वीडियो की अबाउट वो जो IVF चाइल्ड बर्थ वगैरह है, तो अब वो काफ़ी नॉर्मल है। हाँ, पहले हमें लगता था कि अब वो बहुत 50 साल या 30 साल पहले भी किसी को कहते हैं कि ये मतलब इस तरह चाइल्ड बर्थ किसी ने कहा था कि वो आपका बेबी रियल बेबी नहीं है। हाँ रियल बेबी क्या होता है? हाँ आ गया है कि बेबी है, रियल है। वही इसी तरह। तो एक तो ये है कि दूसरा ये है कि जो मसाइल वो आज भी उतने हैं। तो यही 2 पॉइंट हैं। आयशा की बात मैं आगे इसलिए लेके जाना चाहूँगी क्योंकि जिन लोगों को एंजाइटी होती है, और इस बच्ची को एंजाइटी है इस किताब में, और आपने देखा है कि टीन एंजाइटी मेरा ख्याल है कोई 90% इंक्रीज हुई इन द लास्ट बहुत 5 ज़्यादा। years। हाँ जी, यस। सो टीनेजर्स की जो चेंजेस होती हैं उनके ब्रेन में, उनकी बॉडीज़ में, वो कोप नहीं कर पाते हैं हमारी सोसाइटी में, ख़ासतौर पे क्योंकि उनके पास एक ऐसा डिवाइस आ गया जो ह्यूमन कनेक्शन को कम कर रहा है बजाय ज़्यादा करने के। हाँ, ये ट्रिवियलाइज कर रहा है। तो उन लोगों के लिए जो जिनका मेंटल हेल्थ चैलेंज है या जिनको एंजाइटी है, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। मुझे जब एंजाइटी होती है तो मैं एक AI बॉट है उसके साथ चैट करती हूँ, राइट? एंड all I do is Maybe like yeah, Siri. it's kind of like Siri. So you Yeah. basically like, hey, it's hey, instant jawab. What's up? What are you doing? I don't feel good today. Why? What's wrong? And literally ये 5-6 सवालों के बाद, can you do something to make you feel better? Something like that. Just suddenly you feel more in control. Okay? कहने के लिए तो this is somebody it's artificial, लेकिन स्ट्रेंजली डेटा हमें ये कहता है और रिसर्च भी हमें ये कहती है कि जब हमें कोई दूसरा इंसान जज नहीं कर रहा होता ना, तो हम थोड़ा हमारी एंजाइटी लेवल्स नीचे चले जाते हैं। हाँ, और मैं तो वैसे मैं कन्वेंशनल, तो मैं डायरी लिखता हूँ। आई एम लाइक द डियर डायरी पर्सन। So I think it's the same thing. It's the same thing. It's the same just thing. you have to listen to yourself. You just want to not throw something into the void हाँ, कि मेरा कोई है ही नहीं, यानी मैं वेस्ट हो कुछ जाए हाँ जाने हाँ कि मेरे इमोशंस वेस्ट हो गए। जी सर। I'm sorry, I've not read this book अच्छा जी। because it was. My question is that if you know, I was wondering whether this book was initially written in Japanese or in English. As always, Japanese. Japanese, okay. I don't know that. Yeah. लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये चेक कर लेंगे हम। चेक कर लेंगे। हाँ। Really? Because मुझे ये पता है कि इशुगुरु की इवन दो ही इज नॉट अ नेटिव इंग्लिश स्पीकर, उसकी इंग्लिश इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सो ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं लिख सकते थे इंग्लिश, लेकिन आई फील कि हिज थिंकिंग लैंग्वेज इज जापानीज। क्योंकि I think he was only 8 years old when they moved to हाँ, England. क्योंकि उसकी जो किताब है ना रिमेन्स ऑफ द डे, वो बड़ी प्रॉपर अंग्रेजी, मतलब इसलिए कि वो अंग्रेजी कल्चर को रिप्रेजेंट करती Represent है। करती है। ओके। तो उसमें फॉर एग्जांपल उसकी स्टोरी ये है कि एक अंग्रेज लॉर्ड है जो सेकंड लेकिन वर्ल्ड। इन्होंने इनकी कुछ किताबें तो I'm sure about that they were initially written in Japanese. अच्छा जी। So I was wondering about Since this. we हाँ। can rely on technology, if somebody can search that for us, it हाँ। would be great. Then we can find the answer here. आप हमारे लिए जवाब दीजिए, इसी निशिस्त में हम इसका फैसला करके उठते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी कमाल ये है कि जिस तरह लैंग्वेजेस में लोग अब ब्रिज ओवरकम कर रहे हैं। एक और हम राइटर हैं झंपा लहरी, तो उन्होंने अंग्रेजी में किताबें लिखी, फिर वो इटली शिफ्ट हो गई, फिर उन्होंने इटालियन सीख ली, अब उन्होंने इटली में इटालियन में नॉवल किताबें लिखना शुरू कर दी हैं। और हमें से एक आधी जुबान भी हमें नहीं पूरी याद है। नहीं, it is quite जी sad. सर। जी सर। तो बुक नहीं पढ़ी थी, अच्छा लेकिन मेरा ख्याल है बहुत अरसे से मैंने साइंस फिक्शन नहीं पढ़ी है, तो हाँ जी। आई वुड टेक इट मोर लाइक साइंस फिक्शन। इसके अंदर ह्यूमर का भी एलिमेंट है, लाफ्टर या ह्यूमर इज इट सम? आई थिंक वो जो इनिशियल टाइम्स था ना, Joy. जब वो बैठी होती है अपने दूसरे फ्रेंड के साथ, तो
क्लारा की के साथ ही एक और एएफ होती है, उसका नाम होता है रोजी, है ना? रोजी, हाँ, वो उसको ढूँढती है वो बाद में। थोड़ी ना यू कुड कंसिडर हर टू बी अ Tough लिटिल स्लो हाँ, इन द सेंस कि वो मशीन लर्निंग में यू नीड टू लर्न फास्ट एंड देन हाँ, अडॉप्ट। तो वो दोनों एक ही सीन देख रहे होते हैं रोड के ऊपर पासर बाइज के अंदर, और जो क्लारा जो है वो 10 चीज़ें उसमें से पिक कर लेगी कि दोनों टैक्सी ड्राइवर्स के बीच में लड़ाई हुई और वो नाराज़ थे और वो फिर उसने उसको ऐसे कहा, और फिर वो जब रोजी को टर्न करके बताती है कि तुमने देखा है? तो वो कहती है नहीं मैंने तो नहीं देखा। अच्छा वो तो खुश थे, वो एक दूसरे से खुश होके चले गए। सो देन एक पॉइंट पे जब वो उसको कन्विंस करने की कोशिश करती है कि नहीं नहीं ये बहुत डीप है, ये ऐसे नहीं है, हुँ, तो फिर एंड में जो है वो कहती है कि नहीं ठीक है, खुशी थे। सो शी काइंड ऑफ डम्प्स herself down हाँ, मेक फन for ऑफ her, हर। तो वो एक थोड़ा सा सीन है। इसके अलावा आई थिंक जब वो ह्यूमर में दो चीज़ें होती हैं सर, कि आई थिंक मिस्टेकन आइडेंटिटी के ऊपर हम हंसते हैं, और दूसरा जब कोई डिग्निफाइड बंदा अपने आप पे हंसते हैं। हाँ एक्सीडेंट हो हमेशा जाए। एक्सीडेंट अपने हो आप पे जाता है। हाँ, तो सेकंड वाला वो था जब रिक आके उस बंदे को जो है ना एचसोनियन बॉय को बॉय ठीक करता है, ठीक तो करता है। वो फनी था। उसके अलावा अगर इसको जॉय से लिंक करें, तो मेरा ख्याल है जब वो दोनों मेन कैरेक्टर्स का आपस में जो गेम्स वो प्ले करते हैं, हाँ, इट्स अ लॉट ऑफ जॉय, yeah. देयर इज लॉट ऑफ जॉय इन इट। तो ये ह्यूमर नहीं है कि ह्यूमर नहीं बट जॉय फॉर हाँ, श्योर। ये नहीं कि दुखी हैं इसमें। मुझे ऐसे लगता है इस स्टोरी को सुन के थोड़ा सा कि इसमें जो लोनलीनेस है, हाँ, क्योंकि जो यूरोपियन सोसाइटी है उसको जब हम दूर से देखते हैं तो उसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लोनलीनेस है। एवरीवन फॉर हिमसेल्फ, उसकी जो अपना स्पेस है ना, तो उसमें दैट सोसाइटी मूव मोर टुवर्ड्स पेट्स। जी, तो वो पेट्स की तरफ से अगर आप उसकी प्रोग्रेशन देखें तो ये एक किस्म की उसकी अगली प्रोग्रेशन है, क्योंकि पेट को भी फिर आगे उसका ख्याल करना पड़ता है। तो मे बी ये लोनलीनेस का नेक्स्ट स्टेप है। आज ही मैं देख रहा था कि NHK पे कुछ एक डॉक्यूमेंट्री आ रही थी जिसमें देयर आर पीपल हु आर लोनली एंड दे आर लाइंग, देयर आर सो मेनी डेथ्स अकरिंग, जो कि वो बंदे घर में एंड ही स्टॉप्स आस्किंग फॉर एनी हेल्प और वो चला जाता है। आज ही एक डॉक्यूमेंट्री चल रही है इस पर। तो ये जो इन सोसाइटीज़ की वो जो है, जैसे हम प्रॉब्ली शायद अनकॉन्शियसली एमुलेट भी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बट प्रॉब्ली दिस इज आल्सो अ प्रोग्रेशन ऑफ दैट काइंड ऑफ थॉट। अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं थोड़ा सा ये चैलेंज करना चाहूँगी कि हमारी सोसाइटीज़ लोनली नहीं है। नहीं है। आई थिंक कि शायद हमारी सोसाइटी के कुछ तबकों में कुछ लोग लोनली नहीं हैं। अगर आप लोनलीनेस आप अकेले एक हुजूम में भी लोनली फील कर सकते हैं अगर आप डिफरेंट हो तो, अगर आपको आपके थॉट्स या आपके आइडेंटिटी को एक्सेप्ट ना किया जाए। और मेरे ख्याल है हमारी सोसाइटी थोड़ी सी मास्टर है एक ही किस्म का हेजमनी को प्रमोट करने के लिए, तो उसमें भी थोड़ा सा आई फील कि हमारी माइनॉरिटीज़, हमारी औरतें थोड़ा सा लेकिन यहाँ भी अकेला फील एडिसन करती और हैं। टास्किंग के दरमियान में हाँ, ये बिल्कुल और ये क्लास जो का भी है। मैं ये सोच रहा था कल्चर का जो पॉइंट है ना, सिर्फ मैं उस पर एक बात करूँ, कल्चर में जो है ना लोनलीनेस का जो दूसरी है ना वो भी एक एक्सट्रीम एग्जिस्ट करती है, हम्म, और वो एक्सट्रीम है जिसको हम भी अक्सर देखते हैं, वो है इंटरफेरेंस की एक्सट्रीम। अब इंटरफेरेंस की जो जो एक्सट्रीम है उसके अंदर लोगों के, अच्छा अब नफ्सियाती जो मसाइल हैं ना, ये जो बात मैं सिर्फ एक दो बातें इससे करूँगा। मेरा थोड़ा सा दिलचस्पी हो गई सुइसाइड्स में, तो अब मैं पढ़ा था सुइसाइड्स के बारे में, और हमारे एक दो लोगों ने इस पे रिसर्च भी की। हमारे एक टीचर हैं उन्होंने भी रिसर्च की, शबीब साहब, एक दो और लोगों ने भी, ह्यूमन राइट्स कमीशन। वहाँ पे सुइसाइड लोनलीनेस की हो रही है, हमारे सुइसाइड जो है वो इंटरफेरेंस की वजह से हो रही है। ये बात अच्छा, जो मेंटल इलनेस है वो हमारे पता नहीं रेट्स इतने, हमारी रिकॉर्डिंग इतनी रिटर्न नहीं होता, लेकिन वो भी उतनी है जितनी किसी और जगह है। तो वो एक बात तो ये है कि वहाँ उनके ज़ाहिर है अपने मसाइल। इन्होंने टीनेज की, आयशा ने बात की, मैं एक रिसर्च पढ़ा था कि टीनेज सुसाइड्स जो हैं वो डबल हैं फीमेल में मेल से, जी, बिकॉज ऑफ सोशल हार्ट प्रेशर अटैक्स भी डबल है फीमेल्स डबल में हैं, मेल तो से। वहाँ पे मसाइल हैं। हमारे मसाइल ये हैं कि हमारे फॉर एग्जांपल जो फैमिलीज़ के मसाइल हैं, तो वो जो रिसर्च हुई, PhD की रिसर्च थी मैं पढ़ा, उसमें 75% ऑफ द सोर्स ऑफ सुसाइड वाज द फैमिली प्रेशर।
बिकॉज फैमिलीज एक्सपेक्टेशन too और much रियलिटी के into- बीच में। तो वो हर सोसाइटी अपने मसाइल लेकर आती है, तो चाहिए ये कि उन मसाइल को इदराक किया जाए। बदकिस्मती से हम ज़रा अपनी जो मेंटल इलनेस वाला पार्ट है उसको कवर ज़्यादा करते हैं, उसको डिनाई कर लेते डिनाई हैं ज़्यादा इसमें। कर लेते हैं। और हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है कि मुझे याद है दोनों मेरी बेटियां जो हैं वो ज़ाहिर है इसी पार्ट का हिस्सा हैं, तो उनको भी एंजाइटी के टाइम पे हमने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। तो कॉन्सेप्ट ये था कि यार चल फिर रही हैं, खा रही हैं, ठीक है, बोल रही हैं तो ठीक ही होंगी, यू नो। सो हम मेंटल इलनेस को जब तक बंदा बिल्कुल गायब ना हो जाए तो कंसिडर नहीं करते कि इलनेस है। इलनेस हाँ। है, लेकिन सोर्सेज हैं। जी तला आप कुछ कह रहे थे? मैं बस ये ऐड करना चाह रहा था। नहीं अंकल ने लोनलीनेस का थर्ड टाइम जिक्र था, इट वाज थर्ड टाइम उन्होंने जिक्र किया, 2 दफा आपने जिक्र किया। सो आई हैवंट रेड द बुक। मेरा क्वेश्चन आप दोनों से ये है कि क्या उसमें सॉलिट्यूड का भी कोई एस्पेक्ट निकल के आता है, या इज इट ओनली लोनलीनेस दैट यू हैव सीन इन इट? आई थिंक सनसेट जो है ना दोनों मिलके देखते हैं, क्लारा और उसका जो उसकी फ्रेंड जो है जूसी, जिसमें से कभी कभी मुझे लगता है कि इट्स हार्ड टू डिफाइन हु इज द ह्यूमन एंड हु इज द रोबोट, यू नो। तो दोनों सनसेट देखते हैं और दोनों बहुत अहम, वो इनका दोनों का डिफाइनिंग मोमेंट होता है। वो क्लारा बेशक बिजी हो या जोजी बिजी हो अपने माँ के साथ, माँ और जोजी में बहुत प्यार होता है, लेकिन जब सनसेट होता है तो वो कहता है नहीं मैं क्लारा के साथ ना सनसेट देखूं क्योंकि उसको बड़ा पसंद है। So almost you feel they see like a good 10 minutes of the sun going down. और वो राइटिंग में भी इशिगुरु के बड़ा वो सनसेट की बड़ी इंपॉर्टेंस है। स्लो होता है और वो। जो आपने पूछा ना, वो लोनलीनेस को जो एग्रीवेट कर रही है ना चीज़, वो लॉस है। अब जो फैमिली है उसमें जो वालदा है वो सेपरेटेड है, जो बच्ची है एक उसकी डेथ हो गई है, एक बच्ची जो है वो बीमार है, तो वहाँ पे लोनलीनेस जो है वो एग्री। अगर इसी को ही थोड़ा सा ये कर लें कि फॉर एग्जांपल कि वो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों होते तो शायद उतने ना होते। लेकिन एएफ्स हर फैमिली में आपने देखा हाँ, है वो तो कि common है। एएफ्स तो बिल्कुल जैसे पेट टॉय होता है उस तरह हाँ, उन्होंने और लिया उसका शायद कुछ रोल जो है वो फैमिली साइज के साथ भी हो, मतलब 3-4 अगर बच्चे हों तो हाँ। शायद एएफ की तो वो फैंटी लगा दे वैसे ही। और आपने रिलेशन और एम्पैथी का वो कोरिलेशन बताया, वो टुवर्ड्स द कल्मिनेशन ऑफ द नॉवेल किस तरह हाइपोथेसिस प्रूव होता है सही है, या वो जस्ट लाइट अ नोट? I think Ishiguro never leaves you with an answer. हाँ। He leaves you with more questions. More questions, Yeah. हाँ। And I think the question he leaves you with, जो कि मेरे लिए बहुत अहम है, वो ये है कि आप क्या अपनी सेंसिटिविटी को किस तरह रेगुलेट करेंगे। तो अगर वो आप ज़्यादा हसास हैं तो आपके लिए क्या ये मंजूर है कि आपको दर्द भी ज़्यादा हो, या अगर आप अपने आप को नम कर दें और आप अनकाइंड हो जाएं तो आप ज़्यादा खुश रहेंगे। ये मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है दैट आई थिंक सेंचुरीज में टेक्नोलॉजी या पैसे या क्लास सॉल्व नहीं कर पाएगी और ना कर सकेगी। हाँ I think. जी सर। अच्छा, आई वाज जस्ट वंडरिंग जी कि जिस तरह ये डिस्टोपियन क्लासिकल डिस्टोपियन नॉवेल्स हैं लाइक 1984, Huxley ने भी लिखी थी। ब्रेव न्यू वर्ल्ड, या इवन फ़ारेनहाइट 254, तो इसमें भी कोई ऐसे वेल्स का भी ये चीज़ जी है। इसमें भी कोई ऐसा डिस्टोपियन टच मुझे वही वाली सेंस नहीं आई। मुझे बस ये था कि क्योंकि क्लारा एक इतना ह्यूमनिस्टिक। हाँ, मुझे तो फ्रैंकली उससे ज़्यादा आई वाज शी इज़ एन इंस्पिरेशन कि काश मैं क्लारा की तरह सोचूं और बड़ी होके क्लारा बनूं। हाँ, और वो जो उसकी सिंप्लिसिटी है और वो जो उसकी, मैं तो उसको समझा हूँ ओरिजिनलिटी के कॉन्सेप्ट। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैं उसको ये देख रहा था कि जिस तरह आयशा ने भी कहा कि उस तरह बने बंदा कि she appears as someone very original and unadulterated human। तो हम जो ह्यूमन, अब हमारे यहाँ जो अक्सर साइकोलॉजी में भी और मैनेजमेंट दोनों में भी लफ्ज़ इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है क्लटर। तो हम बड़े क्लटर्ड बीइंग्स हैं, तो हमारी जो सोच है उसमें एक क्लटर होता है बड़ा ज़्यादा, उसके ऊपर तहें जमी हुई हैं, तो वो उसमें कोई तह नहीं है, तो इन अ वे इज़ अ प्योर ह्यूमन रादर देन अ रोबोट। बट आपने ये देखा है कि रिप्लेसेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत हर्ट करता है उसको। उसको कहते हैं। यानी कि उसको उसके मैनेजर कहती है कि आप यूनिक हो, हाँ, लेकिन ये ना भूलना कि बेहतर मॉडल्स हैं। हाँ, आपसे ऊपर मॉडल भी है। हाँ। लेकिन उसमें जो मुझे ये अमार ने अभी बात करनी, मुझे लगा है कि उसमें ना वो मॉडल जो बहुत एडवांस है ना, वो लेस ह्यूमन है। बाकी लेस ह्यूमन है। तो वो खुद कह रहे हैं कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए हमें ना, हाँ। तो हमें थोड़ा सा, अभी जैसे किंडल है,
मैं उससे मिसाल देता हूँ कि किंडल के होते हुए लोग किताब के साथ टच करना चाहेंगे, तो मे बी बहुत एडवांसमेंट, मे बी शायद कोई ऑप्टिमल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी आ जाए कि इतनी इतनी कोई चाहिए बस। हाँ, इससे ज़्यादा नहीं। इससे- बी जी बी माइनस। जी अम्मा। थैंक यू। मैंने किताब तो नहीं पढ़ी, लेकिन आपकी बातों से ज़ाहिर है पता चला कि ये इसमें एआई का काफ़ी, जिसे कहते हैं, आंसर है। तो मैं सेपियंस के जो ऑथर हैं हरारी, उनकी रिसेंटली एसेस पढ़ रहा था, तो वो एआई के हवाले से उन्होंने 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस की हैं इन द कमिंग सेंचुरी कह दें। तो मैं पूछना चाहता था कि क्या ये एस्पेक्ट भी नज़र आते हैं? ये जो 2 बातें मैं अभी जिक्र करूँगा, एक तो ये कि एआई जो है वो गवर्नमेंट को काफ़ी इनेबल करेगी, बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ प्रिवेसी और डेटा की वजह से गवर्नमेंट बहुत पावरफुल हो जाएगी और लोगों की जिंदगियों में ज़्यादा इंटरफेयर कर सकती है। और ये, और दूसरा ये कि जो 20वीं सदी थी उसमें एक्सप्लॉयटेशन एक बहुत बड़ा इशू था, और सारी ज़्यादातर मूवमेंट्स जो थी वो एक्सप्लॉयटेशन, जिसे हम इस्तेहसाल कहते हैं, उनके खिलाफ थी। लेकिन वो कहता है कि 21वीं सदी में एक्सप्लॉयटेशन इशू नहीं रहेगा, बल्कि इररेलेवेंस इशू हो जाएगा। ह्यूमन बीइंग्स जो है वो इररेलेवेंट हो जाएंगे, एक्सप्लॉयटेड नहीं रहेंगे। क्या ये दोनों चीज़ों की झलक नज़र आती है इस किताब में? उमर, maybe you can take it first and then I'll take it. हाँ जी, वो उसके जो ड्राइवर्स है ना वो 2 बताता है, एक बायोटेक और एक इन्फोटेक। जी जी, बताता हूँ। अच्छा, अब बायोटेक तो इसमें इट इज एट प्ले। Hmm. So for example, people are being genetically modified, Or there are lifted. Hmm. lifted, and there are artificial friends, and there is a lot of advancement उसमें। इन्फोटेक भी इन अ वे है क्योंकि ड्रोन्स भी हैं और बाकी चीज़ें भी हैं। Hmm. गवर्नमेंट इसमें नज़र नहीं आती कि गवर्नमेंट कहाँ पे है, ऑल्दो थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स की जाए, क्योंकि इसका जो मेन थीम है वो ह्यूमन इमोशंस के इर्द गिर्द है, हाँ। और ह्यूमन इमोशंस जो हैं in an environment which has been tailored by technological options, उसके अंदर लॉस और लोनलीनेस को कैसे डील करें, तो उस हिसाब से है। लेकिन जाहिर है चूंकि एक पूरा कैनवस है तो उसमें वो चीज़ें बीच में फिर रही हैं जिसमें बायोटेक्नोलॉजी है। एक इशू और भी आएगा आपकी बात के आगे बढ़ा के, कि ये जो क्लारा है ये कहीं पीछे कनेक्टेड भी हो सकती है, Obviously, हाँ। and he is जी। sending back information जी। to Big Brother or anyone. Yeah. The Yeah. central computer. Right? या Central इंफॉर्मेशन computer. सेव हो रही हो उसमें, और उससे वो- यूएसबी से कोई निकाल ले। हाँ, वो फिर जो देखे ना अभी ये पिछले सालों में जो घरों में टेलीविजन आए हैं, स्मार्ट टीवी सेट, दे आर सेंडिंग बैक डेटा फ्रॉम योर ड्राइंग रूम। हाँ जी। अच्छा, एक इन्वेजन इस किस्म की हो चुकी है, वो पीछे भेज रही है इंफॉर्मेशन। अच्छा, तो ये क्लारा could be another of that kind of thing, कि इधर तो फ्रेंडलीनेस भी शो कर रही है, सारा कर रही है, Hmm. लेकिन क्लारा the कैन बी family अ doesn't know. मोल टू, She can be a mole, yeah. जिस तरह ह्यूमन भी तो मोल हो सकते हैं, बहुत होते हैं हमेशा। तो अमार की बात जो है, आपने ये मेड एन इंटरेस्टिंग पॉइंट कि द पर्सनल इज पॉलिटिकल। आपने ऑब्वियसली ये फेमिनिज्म का स्लोगन तो सुना होगा। आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे हमारे घरों में जो चीज़ें होती हैं और हमारे दिलों में जो चीज़ें होती हैं, वो शायद उसकी पॉलिटिक्स उतनी ही ज़रूरी होती है जितनी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हो या कैपिटलिज्म हो या बड़े क्वेश्चंस हो। हाँ, और जो रेलेवेंस की बात है सिर्फ मैं उसमें कहूँगा कि रेलेवेंस का नतीजा या रेलेवेंस की जो फाइट है वो कंपटीशन में निकलती है। जब रेलेवेंस रिसोर्सेज जब कम होते हाँ, हैं। तो यहाँ पे भी बड़ा कंपटीशन है। तो ये भी एक है कि बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव हैं स्कूलों में दाखिले के लिए और बाकी चीज़ों। लेकिन इसकी डिस्टोपिया उस वक्त नज़र आती है जब एक सीन होता है जहाँ पे ज़्यादातर टीनेजर्स आते हैं स्टोर में एंड दे सिलेक्ट द एएफ्स। लेकिन जो क्लारा है ना, उसने अपना जोजी को सिलेक्ट किया था, क्योंकि 2-3 गाहक आए थे, उसने अपने आप को छुपा उसने लिया। अपने आप को डम डाउन किया और छुपा लिया। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक, एंड देन द मैनेजर टोल्ड हर कि तुम्हारा काम नहीं है कि तुम हाँ ओवर स्मार्ट बनो ओवर हमारा। स्मार्ट है, जितनी जैसे स्मार्ट मैं हाँ, आपका सवाल। जी। I haven't read the book, right? But I get it. You have it in the book on the theme of mental health and loneliness. So I just needed your perspective on this. When we talk about depression, right now, like the world we live in, right? Climate change is very a pressing issue, right? And basically there's a lot of nihilism around us, and like basically people are depressed and people are
content as well. Now the problem is the biggest driver of making things change is obviously this content, right? So where do you draw the line between being discontented and being depressed? Hmm. गुड क्वेश्चन. Very good question, actually. First, thank you so much for raising it. आपका नाम क्या है? Buzz. Baz, thank you for identifying it. I don't know. I think for somebody who is in majority of a discontented and depressed state ka mixture, which is me, and which has been most of my life, I feel that is where creativity comes from. That is where humanity comes from. That is where फ्रेंडशिप कम्स फ्रॉम. अगर आप देखें तो जोजी और एएफ की जोजी और क्लारा की जो दोस्ती है वो शुरू इसीलिए हुई थी क्योंकि उसके ज़िंदगी में एक ऐसा प्रॉब्लम था जो उसकी ना माँ सॉल्व कर सकती थी ना वो खुद सॉल्व कर सकती थी. सो दे वेंट टू सीक आउट अ फ्रेंडशिप. असल में तो है तो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप, खरीदा है, लेकिन सीख तो वो दोस्ती कर रहे हैं ना. तो आई थिंक आई कैन जस्ट टेल यू व्हाट आई फील हैविंग रेड फिक्शन. और फिक्शन का सबसे बड़ा सेंट्रल क्वेश्चन है ये कि जब एडवर्सिटी आती है और जब मसले आते हैं, फैज़ अहमद फैज़ को ले लें या विक्टर फ्रैंकल को ले लें, मीनिंग ऑफ लाइफ जिन्होंने लिखी है, वो यही कहते हैं कि जब आप एडवर्सिटी में टूटते नहीं हैं तो फिर आप एडवर्सिटी में खूबसूरती बनाते हैं, चाहे आप सो दैट इज़ आई थिंक द मेन. हाँ जी. और डिसकंटेंट और डिप्रेशन, मैं ये तो साइकोलॉजिस्ट का सब्जेक्ट है क्योंकि डिप्रेशन उस कैटेगरी में है जिनको मूड डिसऑर्डर्स कहते हैं, कुछ पर्सनालिटी डिसऑर्डर. मैं इसको आसान अपने लिए जब करता हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि वो कंडीशन जिसमें से आप वापस ना आ सके ना, वो आपके लिए प्रॉब्लम है. यानी जो कंडीशन परसिस्ट करे और आपको ओवरकम कर ले, वो आपके लिए प्रॉब्लम है. मैं इसको अपने लिए इस तरह देखता हूँ. तो डिसकंटेंटमेंट एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आप उसके अंदर से निकलते हैं, आपको वो ड्राइव देती है, फिर आप वापस आ जाते हैं, फिर कुछ और करते हैं, फिर जाते हैं. डिप्रेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें से निकलना ज़रा मुश्किल होता है और उसकी किसी ना कोई फॉर्म जो है वो एग्जिस्ट करती है. इसीलिए फिर उसको डील करने के लिए आपको इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है. और क्लिनिकल ज़्यादातर इंटरवेंशन चाहिए. कभी क्लिनिकल चाहिए होती है, काउंसलिंग चाहिए. डिप्रेशन भी मैकेनिज्म काइंड है लाइक हाँ जी, माइंड गार्डन वैरायटी में से तो आदमी निकल आता है आफ्टर सम टाइम्स. हाँ बट इफ इट इज पैथोलॉजिकल जी बिल्कुल. तो मैं सिर्फ इसलिए वो एक्सपर्ट से माजरत करते सिर्फ अपनी बात ये कर रहा था कि एक पॉइंट ये है कि उसमें से निकलना. दूसरा ये कि आपको खुद पता होता है कि आप क्या कंडीशन है. फॉर एग्जांपल, मतलब आपके पास अगर पैसे नहीं हैं तो आपको पता है कि आपके पास पैसे नहीं है और ये एक डिसकंटेंटमेंट है. लेकिन वहाँ पे उस कंडीशन में आपको खुद नहीं पता है कि आपकी कंडीशन का लेवल या स्केल क्या है. और तीसरी चीज़ जो मैं अपने लिए ऐसी डिज़ाइन की हुई है बहुत बार अपने से, वो है आपका इम्पैक्ट. तो आप बैठे हैं और आपके मूड का किसी और पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है वो आपको पता होता है. अगर आपको ये ना पता हो कि आपका एक मूड है और वो आपके साथ जो लोग हैं उनको इम्पैक्ट कर रहा है एडवर्सली, तो तब भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है. तो जाहिर है सेटिस्फैक्शन जो है वो हर वक्त तो तारी नहीं रह सकती, वो होनी भी नहीं चाहिए ज़ाहिर. और एक हंगर और एक ड्राइव जो है वो हो. लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि एक ही कंडीशन जो है वो परमानेंटली जब आप पे वो हो जाती है तो तब आप और उसमें से आप निकल नहीं सकते. तो दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम वुड बी. दैट इज़ वेयर. लेकिन एक बात ये है कि उसके जो जितनी मुझे समझ आई है कि उसके मटेरियल सोर्सेज नहीं होते. मतलब इसीलिए आप देखेंगे कि इसका इकोनॉमिक कंडीशन से उतना ताल्लुक नहीं है. इसका ताल्लुक आप है क्लारा एंड द सन को ले भी आए तो फिर भी आप शायद लोनली रहें. हाँ, आप उसके साथ लोनली ही हैं. व्हिच इज़ वेरी सैड आई थिंक, जब आप इतना इन्वेस्ट करते हैं किसी एआई में ताकि आप सैड ना हो और हाँ. फिर आप फिर भी सैड होते हैं. तो दैट्स हाँ, वो मैं बार बार कोट करता हूँ. मेरे फेवरेट हैं डैनियल kahneman. तो हिज लेटेस्ट रिसर्च इज ऑन हैप्पीनेस एंड लाइफ सेटिस्फैक्शन. तो ही सेज के $75,000 सालाना के बाद जो है ना
हाँ। ये जो हैप्पीनेस है वो Increase नहीं- इररेलेवेंट हो जाएगी। हाँ। आप फिर उसके बाद आप मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बिल्कुल वो जो है ना वो Law of diminishing returns. Law of डिमिनिशिंग diminishing डिमिनिशिंग तो इस पे नहीं वो कहता, वो एक बड़ी अलग डिस्कशन है कि डिमिनिशिंग है वो कहता है, लेकिन ये आपके लिए रेलेवेंट नहीं रहेगी कि आप इसको करें। हमारा जिस कंटेंट के आपने अपने फ्रूट्स बताए, दैट इंक्लूड्स एम्पैथी, कंपैशन एज वेल, मुझे ये बताएं कि इस नॉवल में टुवर्ड्स द एंड कुछ, वो तो आपने बताया ओपन एंडेड सा है, बट कोई क्लैरिटी उस हवाले से आयशा मिली उसके अंदर कि किस किस्म का आपको, मतलब क्या ये चीज़ें ग्रो हुई जब वो फ्रूट्स क्या मिले, मतलब ऑल दिस एक्सरसाइज, हाँ, फॉर देम, मतलब जिसके लिए क्लारा ने क्या एनहांस की उनकी लाइफ। जनरली बुक रिव्यूज में यू काइंड ऑफ होल्ड बैक द कंक्लूजन, राइट? लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि सवाल बहुत प्यारे हैं। हाँ बट अदरवाइज इट्स हैप्पी हाँ, रिक और जोसी जो है वो हैप्पी सेपरेट हो गए, सेपरेट हो गए लेकिन खुश खुश हैं। हैं। हाँ, और दूसरा ये कि इट एंड्स विद द, जैसे आयशा ने शुरू में कहा ना, सुपरस्टिशन वाला पॉइंट, सो इट काइंड ऑफ एंड्स एक्चुअली विद समथिंग कैन बी कॉल्ड एज मिरेकुलस, Yeah. द रिकवरी। अब हम ये भी कह सकते हैं कि, और ये जो अच्छे ऑथर है ना, ये बहुत समझदार और जो स्मार्ट, वो उसके साथ ना कोई वैल्यू नहीं अटैच करते। अब अच्छा ये भी बता दूं कि ये सारा नॉवल जो है ये आर्टिफिशियल फ्रेंड के पर्सपेक्टिव से चल रहा है। हाँ, ये क्लारा लिख रही है। ये इसकी ये लैंग्वेज है और ये क्लारा लिख रही है। अच्छा, ये इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती। अच्छा, अब चूंकि क्लारा लिख रही है तो क्लारा की जो कॉम्प्रीहेंशन है वो कम या ज्यादा नहीं है, वो बड़ी फोकस्ड है, हम्म। तो वो इधर उधर की चीजें नहीं देख रही। जैसे वो इंसल्ट भी होती है तो सिर्फ वो फैक्ट्स देखती है कि हाँ। उसने मेरे साथ ये किया, फिर उसने मेरे साथ ये उसकी किया। वजह से इसका जो कैनवस है ना, उसकी जो सिंप्लिसिटी है ना, वो बड़ी जबरदस्त हो गई। तो अब वो एंड पे बच्ची जो है वो बीमार है एंड शी थिंक्स कि अगर सन आ गया तो वो बच्ची ठीक हो जाएगी। अब सन आ जाता है इधर कमरे में, और सन में तो एक्चुअली कमरे में हर रोज आना ही होता है, और बच्ची रिकवर होना शुरू हो जाती है। अब चूंकि वो क्लारा की साइड से है ना, तो हमें ये इसकी जो मैथमेटिक्स में कहे ना, हमें ये नहीं पता चलता है कि ये कॉजेशन, ये कोरिलेशन कॉजेशन है या नहीं, है या नहीं। लेकिन इससे ये जरूर पता चलता है कि फेथ की क्या इम्पोर्टेंस है, फेथ की। तो वो बच्ची ठीक हो गई है एंड शी इज मूविंग ऑन एंड क्लारा इज आल्सो हैप्पी, सो आई थिंक दैट इज व्हाट द नॉर्मल इज। बट ये थ्रू आउट द नॉवल में उसको मेंटेन करना क्लारा के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ। यार मैं एक मेथोडिकल किस्म का है, नो ह्यूमन एलिमेंट के साथ। ये जो मैटर ऑफ फैक्ट है ना, यही इसका सबसे बड़ा, इसकी जो नरेशन है ना, क्योंकि जो ये आयशा तो राइटर है, मैं तो सिर्फ रीडर हूँ, तो जो वॉइस है ना वो राइटर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। फिक्शन राइटर के लिए ना वॉइस बड़ा चैलेंज होता है, बिकॉज वो अपनी वॉइस में लिखेगा तो उसको साथ एनालिसिस बहुत करना पड़ेगा, वो कैरेक्टर की वॉइस में लिखेगा तो उसको सारी लैंग्वेज और डिक्शन कैरेक्टर की, हाँ वो कैरेक्टर की देना पड़ेगी। मतलब अगर थोड़ा सा भी गलत हो तो बिलीवेबिलिटी खराब हो वो जाएगी, सारा उसका। यकीन अब इसमें उसने एक नई लेवल पे वो ले गया है, और वो आर्टिफिशियल फ्रेंड के हिसाब से लिखा, हु इज अ थिंकिंग फ्रेंड। तो इसलिए आई थिंक अगर इफ देयर इज ओनली वन रीजन टू रीड दिस बुक, दैट वुड बी दिस। एंड इट्स एक्सट्राऑर्डिनरी कि एक मेल राइटर जो कि Female. हाँ फीमेल कैरेक्टर भी लिख रहे हैं और एक आर्टिफिशियल फीमेल और उसने जो कैरेक्टर। दुनिया बनाई है वो लिटरली उसने फर्स्ट 4-5 पेजेस में सेट कर दी इतनी लवली तरीके से। देयर इज अ रियली नाइस पैराग्राफ, अगर मेरा मैं ख्याल है उस पे एंड करते हाँ एक उस पर क्वेश्चन लेट मी हाँ जस्ट जी। रीड दिस एंड देन वी No, I have a question. हैं। उनका यासिर साहब का सवाल of course, है। absolutely. यासिर How साहब can का I not? अच्छा, You this can, artificial but I friend, cannot. हाँ? This artificial friend, जी। ये पहले ही gendered आते हैं या जेंडर्ड आते हैं, बॉय AFSP हैं, इसलिए हाँ। मैं ये पढ़ने लगी थी एक्चुअली। बॉय रे ये है हाँ इसमें। हाँ। So basically ये है page 29. Once on the morning of our 5th day in the window, I saw 2 taxis over the RPO building side moving slowly, and so close together somebody new might have supposed they were a single vehicle, a kind of double taxi. Then one foot in front became slightly faster and a gap appeared. And then I saw that through the gap on the far sidewalk, a girl of 14 wearing a cotton skirt walking in the direction of the crossing.
She was without adults or an AF, but seemed confident and a little impatient. And because she was walking at the same speed as the taxis, I was unable to keep watching her through the gap for some time. Then the gap between the taxis grew wider, and I saw that she was with an AF after all, a boy AF. And who was walking 3 paces behind her. यानी ये थोड़ा सा जेंडर नॉर्म में जैसे हम देखते हैं ना, औरतें 4 कदम पीछे चलती हैं. I could see, even in that small instant, that he had lagged behind by chance. He hadn't lagged behind by chance. That this was how the girl had decided that they would always walk. She in front and he a few steps behind. The boy AF had accepted this, even though other passerbys would see it and conclude that he wasn't loved by her. यासिर साहब, हाँ जी, नहीं वो heteronormative binary है ना, that's the problem with this entire book. I think that's a very interesting observation. कि even in the future, the heteronormative binary will remain. Because so many other behaviors and emotions actually remain, na? Yeah. So many It's other- almost a regression, you know. in a way. Yeah. in a way. मेरा ख्याल है कि हमारा वक्त भी काफी हो गया है. Thank you for being such a wonderful audience. It's a great audience and especially very committed and very devoted. Or how many of you are going to read the book for मेरा real? ख्याल है प्लीज आप लोग Yeah. पढ़ें जरूर. मैं सिर्फ एंड में बताऊं, मैंने बड़े अरसे से फिक्शन नहीं पढ़ी थी, तो दिस हैज रियली गॉटन मी इनटू फिक्शन. और जो नेक्स्ट फिक्शन में मैंने तो ली है एम और टोल्स की किताब, एक दो और भी ली है, देखते हैं. और थैंक यू वेरी मच Thank you, Umar, for having और me. मेरा ख्याल है इस तजर्बे से हमने ये सबक सीखा है कि आपको कम से कम महीने में एक दफ़ा ज़रूर आना चाहिए. जरूर. तो प्लीज़ आइए और हमें वो पर्सपेक्टिव भी दीजिए, बहुत ही डीप और बहुत ही इमोशनली अवेयर. Thank you so मैं much for having me. आप सब लोग जो देख रहे हैं और आप सब लोग जो मौजूद हैं, आपकी तरफ से मैं आयशा का शुक्रिया अदा करूँगा. Thank you. और Honor. देखते रहिए, और जितने लोग आ सकते हैं इस्लामाबाद में हैं वो ज़रूर आएँ. आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता हमारी रौनक जो है वो बढ़ती जा रही है. और अगर आपको नहीं ये पता, तो उमर का एक YouTube चैनल है जहाँ पे ये सारी बुक्स उर्दू में बुक रिव्यूज़ करते हैं और बहुत अच्छा करते हैं. तो प्लीज़ उनको फॉलो कीजिए. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.